भारत का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसे ना सरकार छू सकती है और ना ही देश के लोअर कोर्ट्स। और अगर किसी दिन ये इंस्टीट्यूशन आपकी जमीन पर नजर डाले और डिक्लेयर कर दे कि ये वक्फ की जमीन है, तो बस गेम ओवर, आप कुछ नहीं कर सकते, ये जमीन आपसे छिन जाएगी। ये एक ऐसी एंटिटी है जो स्टेट विद इन द स्टेट की तरह काम करती है, किसी की भी जमीन को अल्लाह के नाम कर सकती है, और सबसे ज्यादा खास बात, कोई जवाबदेही नहीं, ना सरकार को ना किसी भी संस्था को। अब ऐसी अनचेक पावर के साथ थोड़ा ड्रामा तो बनता ही है ना। 8 अगस्त को बीजेपी के माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस कर डाला और उसी दिन ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी रेफर कर दिया गया। अगर इसी स्पीड से ये सब चलता रहा तो बहुत ही जल्द ये बिल पास भी हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वक्फ क्या है और ये बिल इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया है। चलिए शुरू से देखते हैं, एकदम बेसिक से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान चाहता है कि उसके जीवन भर की कमाई का कुछ हिस्सा या प्रॉपर्टी रिलीजियस या चैरिटेबल काम के लिए यूज हो। इस्लामिक लॉ के मुताबिक वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। जब भी कोई अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो वो परमानेंटली अल्लाह के नाम हो जाती है, मतलब ओनरशिप अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है। फिर उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है एक मुतावली यानी मैनेजर। इनका काम होता है उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, बस। वो ना ही उसका पर्पस बदल सकता है और ना ही प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो इंटेंशन तो यहां काफी नोबल है, लेकिन अक्सर थियरी और प्रैक्टिस में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब बात आती है मैनेजमेंट की, तब ब्यूरोक्रेसी का असली हॉरर शो शुरू होता है। वक्फ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 7वीं सेंचुरी में प्रॉफिट मोहम्मद के दौर में डेवलप हुआ, जहां प्रॉपर्टी को डिटेन करके पब्लिक वेलफेयर के लिए डेडिकेट किया जाता था, जैसे कि मस्जिद, मदरसा और हॉस्पिटल्स। इंडिया में यह सिस्टम मुस्लिम रूलर्स के जरिए इंट्रोड्यूस हुआ, खासकर कि दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्परर के दौरान। मुगल एम्परर्स जैसे कि अकबर और औरंगजेब ने वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रमोट किया। उस दौर में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रूलर्स के पास थी, तो मैनेजमेंट रिलेटिवली सिंपल था। ब्रिटिश रूल के दौरान वक्फ को फॉर्मुलेट करने की कोशिश की गई। 1923 में वक्फ एक्ट पास हुआ, जो प्राइमरीली रजिस्ट्रेशन के लिए था। इंडिपेंडेंट इंडिया में वक्फ सिस्टम को बेटर रेगुलेट करने के लिए 1954 में सेंट्रल वक्फ एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इस एक्ट को रिप्लेस किया गया 1995 के वक्फ एक्ट ने, जो आज भी लागू है और जिसमें अमेंडमेंट की बात चल रही है। आज के दिन में भारत में 32 वक्फ बोर्ड्स हैं। हर स्टेट का अपना वक्फ बोर्ड होता है और शिया और सुन्नी बोर्ड्स अलग अलग होते हैं। इसके अलावा एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है, जो कि इन बोर्ड्स को ओवरसी करती है। आज के दिन में देश भर में टोटल 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ के कंट्रोल में आती है। वक्फ सिस्टम की शुरुआत एक नोबल पर्पस के साथ हुई थी, लेकिन आज ये करप्शन और मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गया है। 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से अगर वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टीज को एफिशिएंटली यूज करे तो 12,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू कमा सकता है, लेकिन वो सिर्फ 160 करोड़ कमाता है। कहां 12,000 करोड़ और कहां 160 करोड़। सच्चर कमेटी ने इस गैप के कुछ इंटरेस्टिंग रीजंस भी दिए। पहला रीजन है वक्फ बोर्ड के मुतावली या मैनेजर्स मिसमैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं। वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज की तरह यूज करते हैं और चैरिटी के बजाय अपने लिए काम करते हैं। वो अपनी दुकान खोल लेते हैं या प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा देते हैं। कभी कभी तो प्राइम लैंड्स को इतने सस्ते दाम पे लीज आउट किया गया है कि पूछिए मत। साथ ही में सच्चर कमेटी ने वक्फ के जमीन पर इंक्रोचमेंट की भी बात की है। इंटरेस्टिंगली बहुत से प्राइवेट पार्टीज और यहां तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वक्फ के बहुत से प्राइम लैंड्स को इंक्रोच कर रखा है। इन सब के अलावा एक और बहुत ड्रास्टिक पावर है वक्फ बोर्ड के पास, जो वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 40 से आता है। इसके हिसाब से अगर किसी स्टेट के वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई भी प्रॉपर्टी उनकी है, तो वो बिना कोर्ट जाए अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी का सर्वे ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्पेक्शन करवा सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। और अचानक से आपकी जमीन आपसे छीन ली जाएगी और आपकी ओनरशिप साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाता है। अब ये बात सही है कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, लेकिन बैठे बिठाए अचानक से आप कोर्ट के मामलों में उलझ जाओगे। कोर्ट्स के चक्कर लगाना एक आम आदमी के लिए सिर्फ थियरी में आसान होता है, रियलिटी में नहीं। तो जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन की, लैंड ग्रैबिंग की, मिसयूज की, इंक्रोचमेंट की, तो वक्फ बोर्ड इस अमेंडमेंट को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के कॉम्पोजिशन पे। स्टेट वक्फ बोर्ड्स के मेंबर्स एक्चुअली गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं, जो सरकार के सहमति से बैठे होते हैं।
उनका टेन्योर जनरली 5 साल का होता है। सिमिलरली सेंट्रल वक्फ काउंसिल के भी सारे मेंबर्स सरकार ही नॉमिनेट और अपॉइंट करती है। डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसके मेंबर्स भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ये कहना कि इसमें बिल्कुल भी गवर्नमेंट ओवरसाइट नहीं है, ये थोड़ा सा गलत होगा। अब समझते हैं कि 2024 अमेंडमेंट्स में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। पहला मेजर चेंज ये है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब 2 मुस्लिम वुमेन का होना कंपलसरी कर दिया गया है। अब 21st सेंचुरी में भी अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो उसे इग्नोर करने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेजर चेंज, ये बिल कहता है कि काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स का होना जरूरी है, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि अगर सरकार सच में लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहती थी तो हिंदू टेंपल बोर्ड या बाकी रिलीजियस बॉडी पे भी अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हिंदू टेंपल बोर्ड में नॉन हिंदूज एलिजिबल नहीं है। फिर आता है सबसे बड़ा चेंज, सरकार ने सेक्शन 40 हटाने की बात की है। ये वही सेक्शन है जिससे वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी का सर्वे करके उसे अपना डिक्लेयर कर सकता था। अब इस अमेंडमेंट के बाद वक्फ बोर्ड को भी जमीन पे अपना हक जमाने के लिए एग्जिस्टिंग लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ेगा, जो बाकी सरकारी इंस्टीट्यूशंस जैसे कि रेलवेज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, आर्म्ड फोर्सेस फॉलो करती है। अब क्रिटिक्स का कहना है कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, स्पेशली जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की बात आती है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि ये इलीगल एंक्रोचमेंट को रोकने और प्रॉपर्टी ओनर्स को फेयर चांस देने की कोशिश है। और अब आते हैं आखिरी मेजर पॉइंट पे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को एनहांस पावर दिया गया है। पहले ये पावर्स वक्फ ट्रिब्यूनल के पास थे, लेकिन अब कलेक्टर को ज्यादा कंट्रोल मिल गया है। ऑपोजिशन का कहना है कि इससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और भी बढ़ सकता है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि डिस्प्यूट अगर गवर्नमेंट और वक्फ के बीच में होगा तो क्या एक सरकारी ऑफिशियल इम्पार्शियल डिसीजन ले पाएगा? ये नए प्रोविजंस वक्फ सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने और करप्शन को कर्ब करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन इनके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। देखना यह है कि क्या ये अमेंडमेंट्स सच में वक्फ सिस्टम को सुधारते हैं या नए इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स वक्फ अमेंडमेंट बिल को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे इसके आने से वक्फ बोर्ड का मिसमैनेजमेंट सॉल्व हो जाएगा, बट क्रिटिक्स का कहना है कि वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट अपॉइंटीज का रोल बढ़ाने से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ज्यादा हो जाएगा। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बोल रहे हैं कि यह चेंज गवर्नेंस को इंप्रूव करेगा। क्या ऐसा सच में होगा? आज के दिन भी गवर्नमेंट ही लोगों को नॉमिनेट और अपॉइंट करती है। ऐसा नहीं है कि अब तक कोई और कर रहा था, तो पहले भी सरकार मेंबर्स अपॉइंट करती थी और आगे भी सरकार ही मेंबर्स अपॉइंट करेगी। रही बात सेक्शन 40 की, मेरे हिसाब से सेक्शन 40 हटाना डेफिनेटली एक बड़ा और प्रोग्रेसिव कदम है, लेकिन ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल से जरूरी नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाए। गवर्नमेंट ये जरूर कह रही है कि कंसल्टेशन हुई थी, लेकिन कितनी डिटेल और किस तरह की कंसल्टेशन हुई थी उसका कोई स्पेसिफिक डेटा अब तक सामने नहीं आया है। ये फैक्ट है कि बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन जितनी पब्लिक पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद थी उस लेवल की क्लैरिटी अभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। अगर ये बिल सच में गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करता है तो इट्स अ विन, लेकिन अगर ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल मूव है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। सपोर्टर्स और क्रिटिक्स के व्यू पॉइंट्स को देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करेगा या एक और पॉलिटिकल टूल बन जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप क्वेश्चनिंग।